नमस्कार बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आप इन चित्रों के ज़रिए समझ ही गए होंगे कि हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेखक अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखित रचना पढ़ने जा रहे हैं। जन्म इनका 7 अप्रैल 1965, निवासी गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुँचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर ज़माना अब बदल गया है। डाकिये चिट्ठियों को लेकर जाने लगे हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह डाकियों के द्वारा चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती है। इन चिट्ठियों की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये चिट्ठी जो पुराने चिट्ठियों के द्वारा हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं, संचार के नए साधन ये काम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप है, मैसेजेस, मोबाइल, इन सब का इस्तेमाल तो बढ़ गया है, परंतु फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। यह बात बहुत ही सही है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं का जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं। राजनीति हो, साहित्य हो या कला का कोई भी क्षेत्र हो, उनमें पत्रों की भूमिका अलग ही है। हम देखते हैं कि राजनीति में जो भी उथल पुथल हुई है उस पर भी पत्र लिखे गए हैं, और साहित्य में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ कला में जो भी बदलाव आए हैं, इन सबको हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के झगड़े, विवाद, नई नई घटनाएं जो भी हैं, उनकी जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। इनका भाव एक जैसा ही है। ये अपना महत्व एक ही रखते हैं, परंतु हो सकता है कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाए, परंतु इनका भाव हमेशा एक ही रहता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। सहेज कर यानी कि संभाल कर। दायरा मतलब सीमा। पत्र यादों को संभाल कर तो रखते ही हैं। पत्र में जो भी बातें लिखी जाती हैं वो हमेशा स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसमें ना तो उनको मिटाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है। हम उनको सहेज कर रख सकते हैं। हम उस समय की जो भी याद है उसको ताज़ा कर सकते हैं। एक बार जब पत्र खोलते हैं तो सारी यादें अपने आप ताज़ा हो जाती हैं।
अच्छा, पत्रों को लिखने का तरीका अपना अपना हो सकता है, उनका अपना एक दायरा है, परंतु भाव एक ही होता है। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं, कुछ अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं, अभी भी यही चलन है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं, उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, सही स्थान पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है, उनका इंतजार रहता है। भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन और वायरलेस, और आगे फिर बाद में रेडार दुनिया बदल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय उन्होंने कहा था कि पहले ज़माने में जो है राजा अपने दूतों के द्वारा मैसेज भेजा करते थे, संदेश पहुंचाते थे। फिर बाद में घोड़े जो कि तेज़ दौड़ने वाले थे, उनका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में पहिए आए, फिर यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और फिर बाद में संदेश पहुंचाने का काम जो है वो आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज भेजा करते थे। अब संचार के साधनों में भी विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का जो सिलसिला है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों, यहाँ शताब्दी, इसका मतलब होता है 100 वर्ष। प्रयास, कोशिश, संस्कृति मतलब परंपरा, पाठ्यक्रम, सिलेबस। पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने कला का रूप तो ले ही लिया है। आज आप और हम देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके सिलेबस में भी जो है पत्र लेखन रखा गया है। पत्र लेखन के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। पत्र लेखन की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस में इसको शामिल किया गया, ताकि आप यानी कि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। सिलसिला मतलब क्रम। भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते रहे। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ऐसा आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहां पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास में इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं होती है। आजकल भी चिट्ठियों का चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे साधन आ गए हैं, फैक्स आ गए हैं इंटरनेट की वजह से, और भी कई तरह के साधन हमारे पास में हैं। ईमेल के द्वारा भी हम दुनिया में संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है, मोबाइल एक अच्छा साधन है जो आजकल आपके सबके पास में उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक जो डाक होती है, व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। उनकी जो लेन देन है उसमें चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। तह मतलब गहराई, बारीकी, सूक्ष्मता, बेसब्री, अधीरता। आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी भी पत्र ना लिखा हो, या किसी से लिखवाया ना हो, या किसी ने पत्रों का इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए, या फिर बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। सैनिक कितने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं, अपने घर से पत्रों के आने का इंतजार करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है पत्रों के इंतज़ार की, और पत्रों की जो अनोखापन है उसकी, कि सैनिक हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं अपने रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों का। एक समय ये भी था, लोग महीनों तक इंतज़ार करते थे क्योंकि पत्रों की पहुंचने में इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब वो बात नहीं। अब यह तो तेज़ी से होने लगा। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी। अनुसंधान मतलब खोज। पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास में उपलब्ध हैं। मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, उनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय ये था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभालकर धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक जितने भी हैं, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है, एक अनुसंधान का विषय। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि उस समय ज़माना कैसा था, उस समय में किस तरह के कार्य हुआ करते थे। अगर आज संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यदि नेहरू जी फोन करते तो हमारे पास में पत्रों का एक इतना बड़ा संग्रह नहीं होता, और पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को तो आप सहेज कर रख ही नहीं पाते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। इतनी स्पीड से
मैसेज हमारे पास आते हैं और उनमें से कितनों को हम सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जो मैसेजेस हम लोग व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे जो भी हमारे पास में संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं, तो हम उनको सहेज कर नहीं रख सकते। हम उसको कई मैसेज को तो हम डिलीट ही कर देते हैं। तो इस तरह जिस तरह से पत्र सहेज कर रखे जा सकते हैं, उनके भावों को हम फिर बाद में पुनः अनुभव करते हैं, वैसा फ़ोन या एसएमएस के संदेश में नहीं होता। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। जो पत्र अंग्रेजी अफसरों ने लिखे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया। उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा, जो संघर्ष किया, उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती थी। इन पत्रों ने साबित किया और इन पत्रों के द्वारा ही हम सही जान पाए कि उस समय में जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसका वास्तविक रूप क्या था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज मतलब महान। किसी भी पत्र पर सिर्फ अगर महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया जाता था तो वो पत्र केवल महात्मा गांधी के पास ही पहुंचता था, चाहे वे किसी भी स्थान पर हो। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य जो महान हस्तियां थी, उनके साथ में भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी के अलावा जुड़े हुए जो आज़ादी के आंदोलन में कई अलग अलग हस्तियों ने हिस्सा लिया था, उनके साथ में भी ऐसा ही था। उनके नाम पत्र के ऊपर लिखे आते थे और वे सीधे उनके पास में पहुंच जाया करते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। आज़ादी के हमारे नायक थे, उनके भी पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। आजकल जो भी पुराने लोग बचे हुए हैं, हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र अनेक गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र। पत्र भेजने वाले लोग उन पात्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया। ड्राइंग रूम में इन पत्रों का एक फोटो फ्रेम कराकर बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रखा गया है। इन पत्रों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, कहानियां लिखी जा चुकी हैं। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा,
तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। महान लोगों के द्वारा लिखे गए जो भी पत्र हैं उनको सहेज कर रखा गया है। ये किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। कई पत्र हमको मिल जाते हैं, सुमित्रा नंदन जी के पत्र, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए पत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ, जो कहानी में इनको संकलित किया गया है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत अन्य कई महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल ही जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद जो कि साहित्यकार के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वे अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास में पत्र पहुंचता था उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं। उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो प्रेमचंद है, जो कि साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। उनके पत्राचार का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच में जो पत्र लिखे गए उनको भी पत्रों में छापा गया, जिसमें बहुत सी हकीकत को उजागर किया गया। उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी उसमें मिलता है। भारत में पत्रों की लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा गुडविल जो है तमाम सरकारी विभागों में डाक विभाग की है। किसी को खत पहुंचाना हो तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना होता है, तो सारी सुविधाओं के लिए डाकघर लोग पहुंचते हैं। इसलिए गुडविल जो है वो डाक विभाग की ज़्यादा है सारी सरकारी विभागों में। मनी ऑर्डर यानी कि पैसा भेजा जाना। तो गांव में जो गरीब घर होते हैं उनके चूल्हे जो हैं वो मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलते हैं। तो वे डाकिये को किसी देवदूत के रूप में ही देखते हैं। उनकी पूजा की जाती है। जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वर ही आ गए, इसी के रूप में उनको देखा जाता है। तो आशा है आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।